हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हार्दिक मिश्रा दिस साइड। और आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर इशू के बारे में बात करने वाला हूँ। वो मेजर इशू जो है वो हर सीएमए स्टूडेंट जो होगा, फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो चाहे फाइनल लेवल पे हो, या फिर हर वो टीचर जो सीएमए कोर्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, टीचिंग में है या फिर किसी भी तरीके से सीएमए कोर्स से रिलेटेड है, उन सब के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मेरे पॉइंट से एग्री करें। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम इज गोइंग टू एग्री ऑन माय पॉइंट्स, एंड कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं इस पॉइंट्स के ऊपर। बट मैं उस चीज के ऊपर बात करने वाला हूं जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन किए, या जो मेरे स्टूडेंट्स आके मेरे मेरे से आके पूछे, या मेरे से आके इस बारे में डिस्कस किए कि भैया ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है, तो इसका क्या सोल्यूशन है। और उसका आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि उसका आंसर ऑल टुगेदर इंस्टीट्यूट के साइड से ही अवेलेबल नहीं। और ये एक्चुअल में मेजर जेन्युइन इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करना इंस्टीट्यूट की साइड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को पूरी देखें और लास्ट तक देखें, ताकि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए और एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आए जो कि बच्चे फेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इस वीडियो को इंस्टीट्यूट के किसी भी ऐसे मेंबर तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें जो मेंबर हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो और इस चीज के अगेंस्ट में एक्शन ले। तो मैं बात करना चाहता हूं और मैं रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट से विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और उनके जवाब चाहता हूं, और जवाब भी लेजिट वे में चाहता हूं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डियर ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, प्लीज क्लैरिफाई अपॉन दीज मैटर्स। अब सबसे पहले जब इंस्टीट्यूट से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं क्या आप सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है या मेंबर है या एनीथिंग एल्स। तो मैं नहीं हूं, मैं बता देता हूं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैं नहीं हूं, कोई भी सीएमए स्टूडेंट नहीं हूं, मैं सीएमए इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं हूं। बट डेफिनेटली मेरे अंडर पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सीएमए इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं और उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि यार, क्योंकि मैं एक तरीके से इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गया सीएमए कोर्स के साथ में, क्योंकि मेरे स्टूडेंट सीएमए कोर्स कर रहे हैं और मैं उनसे कनेक्टेड हूं, तो मैं कनेक्ट हो गया, तो इस वजह से मेरा हक बनता है टू सम एक्सटेंट कि मैं उनके बिहाफ में, मतलब आप मान सकते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ में एक वॉइस रेस कर रहा हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कुछ सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 23 सितंबर 2022, और आज के दिन पे मैं एज अ स्टूडेंट, अगर मैं एक सीएमए स्टूडेंट हूं, तो मुझे ये नहीं पता कि मेरा दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में होने भी वाला है या नहीं। मुझे मेरे एग्जाम की डेट्स के बारे में नहीं पता, ठीक है। मैं एज अ सीएमए स्टूडेंट, जो मैं जून में एग्जाम दिया था, उसके मुझे अभी तक के रिजल्ट्स नहीं पता है। मैं एज अ सीएमए स्टूडेंट, दिसंबर में मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा वो तो नहीं पता। एट द सेम टाइम मेरा एग्जाम दिसंबर में होने कैसे वाला है वो मुझे अभी तक ऑफिशियली नहीं पता है। सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे कहीं पर भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है इसके रिगार्डिंग कि आपका एग्जाम का मोड क्या होने वाला है, एग्जाम की डेट्स क्या होने वाली है, रिजल्ट कब आने वाला है, ये सब नहीं पता। अनऑफिशियली तो सबको पता है, सब वीडियो बना भी देते हैं, सारे टीचर्स इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं कि हमको पता चल गया है। और सारे टीचर्स, एक होता है ना भाई एश्योरेंस देना कि 110% आई एम श्योर कि ये होने वाला है, कोई नहीं देता। ईच एंड एवरी वन इज गोइंग टू से कि 99% हम श्योर हैं कि आपका रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा, 99% हम श्योर हैं कि आपका एग्जाम अब ऑफलाइन मोड में होने वाला है। बट 100% श्योरिटी क्यों नहीं है? क्या इसमें टीचर्स की गलती है? नहीं, यहां पर गलती कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की। मुझे बस सिंपली ये नहीं समझ में आता, इंस्टीट्यूट एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम कंडक्ट कराती है, ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे और इन सम केसेस इंटरनेशनल लेवल में भी एज वेल। इस सिचुएशन में इंस्टीट्यूट के साइड से जब हम लोग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग एथिक्स के बारे में बात करते हैं, जब इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, तो हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लगाने से क्यों पीछड़ जाते हैं। तो मैं बात करता हूँ कुछ फैक्ट्स के बारे में। इंस्टीट्यूट का हमेशा एटीट्यूड रहा, या फिर मैंने ऐसा नोटिस किया कि हमेशा इंस्टीट्यूट के कोई भी मेंबर्स आते हैं अनऑफिशियली, कोई भी लाइव स्ट्रीम में अनऑफिशियली अनाउंसमेंट करके जाते हैं। मैंने ये नोटिस किया 10 में से 5 बार उनकी अनाउंसमेंट सही निकलती है और 5 बार गलत भी निकलती है। ये मैंने खुद भी सफर किया 2-3 सालों में पिछले, कि मैंने रिलाई कर दिया कि हाँ भाई इंस्टीट्यूट के मेंबर है, सही बोल रहे होंगे, ठीक है, गलत कैसे बोल सकते हैं, उनको पता होगा ये बात, और फिर लास्ट में हो जाता है। तो हम यहाँ पर पॉलिटिक्स तो कर नहीं रहे। क्या निर्मला सीतारमन जी जब बजट बनाती होगी तो पता नहीं रहता होगा मोदी जी को या अमित शाह जी को या किसी को भी कि क्या मेजर चेंजेस बजट में आने वाले? उनको पता रहता होगा। स्टिल मोदी जी या फिर अमित शाह जी
ऑन अ डेली बेसिस कहीं ना कहीं वो अपना दौरा कर रहे होते हैं, वहां पर वो भाषण दे रहे होते हैं, ये सब चीजें क्या वो वहां पर बता देते हैं कि इस बार बजट जो आने वाला है उस बजट के अंदर हम ये चेंजेस करने वाले हैं? नहीं बताते। वो ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है जब आपका एक्चुअल में बिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब आपका बिल एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर का काम है कि ऑफिशियली प्रेजेंट करना, तब वो चीज हमको पता चलती है और हम उस पर श्योर रहते हैं कि हाँ ये तो अब इंप्लीमेंट होगा क्योंकि बिल प्रेजेंट हो चुका है, बिल पास हो चुका है। क्रिप्टो बिल करके कितनी हाइप बनाई गई, आखिरकार क्रिप्टो बिल तो नहीं आया, उस उल्टा उस पर फ्लैट 30% टैक्स लग गया। तो देखो सोचा कुछ और हुआ कुछ और। तो अनऑफिशियल चीजों के ऊपर वी कैन नॉट रिलाई। हमको चाहिए कोई भी चीज, चाहे वो हमारा एग्जाम मोड हो दिसंबर अटेम्प्ट का या उसके आने वाले अटेम्प्ट का, उसके बाद चाहे हमारा रिजल्ट आने वाला हो, चाहे हमारी एग्जाम की डेट्स हो, हमको सारी चीजें ऑफिशियली चाहिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू टाइप दिस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैसेज इन अ वर्ड फॉर्मेट, और उसके नीचे पे आपका सिग्नेचर मिल जाए हमको, ताकि हम श्योरिटी ले ले कि हाँ भाई साइंड कॉपी है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में अपलोडेड है, तो हम रिलाई कर सकते कि सही है। हम कब तक, अब बताओ, अभी जो बच्चे हैं वो कंटिजेंट है, उनको लग रहा है मेरा एग्जाम हो सकता है ऑफलाइन हो और हो सकता है ऑफलाइन ना, फिर इंस्टीट्यूट अचानक से आके बोल दे ऑनलाइन है, क्योंकि ऐसा आपने पहले कर चुका है। तो इसीलिए हम कैसे इस चीज पर ट्रस्ट कर लें? आपने हमें बताया था, मेरे को बताओ पिछले एग्जाम अटेम्प्ट में क्या किसी भी बच्चे को, प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में चीज एड्रेस करके बताना, क्या किसी भी बच्चे को ऑफिशियल नोटिस मिला था पिछले एग्जाम में जो अभी जून में हुआ कि हमारे पास एक फीचर होने वाला है एग्जाम में स्कैन एंड अपलोड का? प्लीज मेरे को बच्चे बताना जो एग्जाम दे चुके हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि सब पढ़े और उनको पता चले। क्या हमें बात फर्स्ट पेपर में अपियर होने के पहले पता थी कि हमारे पास एक फीचर आने वाला है इस एग्जाम्स में, और ये फीचर नहीं कंपलसरी होने वाला है कि हम स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं अपने आंसर्स को? नहीं पता था, कोई ऑफिशियल नोटिस में इस बारे में कोई जिक्र भी नहीं था, कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा मिसमैनेजमेंट क्यों? बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना क्यों? बात करते हैं न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल के जो हाइप क्रिएट करेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चे अब स्टडी मटेरियल देख चुके हैं न्यू सिलेबस का, उन सबको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में न्यू सिलेबस जैसा कुछ हम लोग को देखने को मिलेंगे। हमारा ओल्ड स्टडी मटेरियल को कॉपी करके पेस्ट किया गया, उसका कलर चेंज किया गया और उसके बाद हम लोगों को दे दिया गया। एटलीस्ट इन माई सब्जेक्ट आई विल बी मोर श्योर, बाकी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल मैंने साइड बाय साइड रख के तो मैच नहीं किया है, बट मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैंने देखा कि भाई साहब जो पुराना स्टडी मटेरियल था वो सेम स्टडी मटेरियल नया वाला है। एट द सेम टाइम मैं बताना चाहता हूं बच्चों, अगर आप लोगों ने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो स्टडी मटेरियल के अंदर नेक्स्ट लेवल मिस्टेक्स है इस बार। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चंस को चेंज किया, 8.5 की जगह 8% कर दिया गया, 9 की जगह 10% कर दिया गया, बट आंसर्स वही किया गया जो पुराने स्टडी मटेरियल में सॉल्व था। फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है जो पूरा क्वेश्चन सेम है, बस एक जगह आपका 10% रेट था, उसको इंस्टीट्यूट ने 8% कर दिया, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो 10% से ही सॉल्व है, 8% से सॉल्व नहीं है। इंस्टीट्यूट जो भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बुक में डाल के रखी उन कॉन्सेप्ट्स का जो फॉर्मेट्स होते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे हम लोगों को जब हम पहली बार जर्नल पढ़े थे तो हमको बुक के अंदर जर्नल का फॉर्मेट दिया गया था कि ये फॉर्मेट होता है जर्नल का, इसके अंदर आप एंट्रीज पास कर सकते हो, राइट। हमको जब मशीन आर रेट पढ़ाया जा रहा है, मशीन आर रेट्स का क्वेश्चन है बुक के अंदर, एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपने ना मशीन आर रेट का फॉर्मेट दिया, ना आपने ये बताया कि आपका क्या क्राइटेरिया है कि आप कौन से चार्जेस को स्टैंडिंग मानते हो और कौन से चार्जेस को आप मशीन मानते हो, ना आपको हमने ये बताया कि बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या होगा, कुछ भी नहीं। मशीन आर रेट के ऊपर आपने 6 लाइन की एक पैराग्राफ लिखी कि मशीन आर रेट क्या होता है और दैट्स इट, और उसके बाद आप लोगों ने 2 पेज के बाद से उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए बच्चे को। आप ऐसा एज्यूम करते हैं क्या कि बच्चा कोचिंग कर रहा है? क्या आप ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक बच्चा कोचिंग करने वाला है 110% श्योर? तो उन बच्चों का क्या जिनके घर में इतनी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं कि वो 100 रुपए बियर नहीं कर सकते, जो कि कोचिंग करने ही नहीं वाले, जो कि डिसाइड ही किए मैं कोर्स में आ रहा हूँ सेल्फ स्टडी करने के लिए, कहीं से 22-23 हजार रुपए इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, कोचिंग मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से। अब वो बच्चे का क्या हालत होगा जब वो इस चीजों की एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए निकलेगा कि करते कैसे? तो क्या आप एज्यूम कर रहे हो कि वो बच्चा को यूट्यूब की वीडियो रेफर करेगा? क्योंकि मैं तो यही मानता हूं ना कि अगर ऐसी गलतियां हैं, मॉड्यूल के अंदर इतना भी एफर्ट्स नहीं डाला गया कि जब 5-6 साल के बाद ऑलरेडी डिलेड न्यू सिलेबस लॉन्च किया जा रहा है तो इस बार मॉड्यूल को जेन्युइनली या लेजिट वे में अपग्रेड किया जाए, उल्टा गलतियां डाल दी गई। ओल्ड स्टडी मटेरियल में गलतियां नहीं थी, फिर भी उतनी ज्यादा नहीं थी, गलतियां तो वहां भी थी, बट न्यू स्टडी मटेरियल में गलती। उसके अलावा हम कौन सी बात पे, हम किस चीज पे रिलाय कर सकते हैं, मेरे को इस चीज के ऊपर क्वेश्चन है।
क्या हम आपके स्टडी मटेरियल के आर्ग्यूमेंट्स पे रिलाय करें, या हम आपके मॉक टेस्ट पेपर के अंदर जो आप सोल्यूशन देते हैं उसके ऊपर रिलाय करें? पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ, स्टडी मटेरियल के अंदर पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर आपने गुडविल की अलग ही ट्रीटमेंट करके रखी थी, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, किसी के दिमाग में घुसने लायक भी नहीं था। वो ऐसा ट्रीटमेंट था गुडविल का। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आपने बुक्स का पार्ट बनाया था, जो कि एज गुड एज बिल्कुल अगेंस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के और इंडियस के अगेंस्ट में। ठीक है, हमने वो भी चीज डाइजेस्ट कर ली, क्योंकि आप हमारा मार्क्स काट देते अगर हम ऐसा नहीं करते तो। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे जब आपने एमटीपी लॉन्च किया, उसके अंदर एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया, तो वहां पर आपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वही ट्रीटमेंट की जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए, यानी कि सही ट्रीटमेंट की। लास्ट मोमेंट में बच्चों को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। जो बच्चे स्टडी मटेरियल के आंसर के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर किए थे, क्योंकि अगर हम स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिख के आएंगे, आप हमारे मार्क्स काट देंगे। तो लास्ट मोमेंट में बच्चों को स्टडी मटेरियल के अंदर जो चीजें सीखी थी, उन्होंने उसको चेंज करके मॉक टेस्ट पेपर को फॉलो करना पड़ा। तो हम किस चीज पर रिलाय करें, आपको हमको इस चीज में क्लैरिफिकेशन चाहिए, स्टडी मटेरियल में या मॉक टेस्ट पेपर पे? आप एक जगह पे सॉल्यूशन अपने तरीके से करते हैं, दूसरी जगह पे अपने तरीके से करते हैं, हम कौन से पे रिलाय कर सकते हैं? हमें इस चीज पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती, दोनों हाथ जोड़ के, स्टडी मटेरियल को प्लीज अपग्रेड कीजिए। स्टडी मटेरियल के अंदर जो मिस्टेक्स है उसको आप प्लीज सही करिए, सही करिए, क्योंकि मच नीडेड है। नहीं तो एक बच्चा जो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सब कुछ पढ़ चुका है, उसके बाद वो स्टडी मटेरियल के अंदर जाएगा अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के क्वेश्चंस जो है गलत तरीके से सॉल्व है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सारे क्वेश्चन गलत तरीके से सॉल्व है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो गलत तरीके से सॉल्व है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग, आप बोलते हैं कि स्किल ट्रेनिंग ग्लोबल लेवल की स्किल ट्रेनिंग है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इस चीज को इसी तरीके से प्रमोट करते हैं कि हम जो स्किल ट्रेनिंग करा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी मेक अ स्टूडेंट कॉम्पिटेंट, इतना कॉम्पिटेंट बनाएगा दैट विल गोइंग टू रीच द ग्लोबल लेवल, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ओके बीट करेगा। हम इस चीज को मान लेते हैं एक बार को, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग ग्लोबल लेवल की। पर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से स्किल ट्रेनिंग करा रहे हैं वो ग्लोबल लेवल्स को मीट करता है? आप मेल पे बच्चे को लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजते हो, उसके आगे उसकी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं। कि आपको स्किल ट्रेनिंग करना कब है? आपने बोला है कि बोथ ग्रुप के पहले स्किल ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, नहीं तो आपका बोथ ग्रुप आप दे भी दोगे तो रिजल्ट नहीं रिलीज करेंगे हम लोग, या फिर एडमिट कार्ड ही नहीं देंगे आपको। तो एक बच्चा कब स्किल ट्रेनिंग करना चाहिए? वो ग्रुप 1 के पहले करे, ग्रुप 1 के बाद करे, ग्रुप 2 के पहले करे, ग्रुप 2 के बाद करे, बोथ ग्रुप के बाद करे, बोथ ग्रुप के पहले करे, कब करे? स्किल ट्रेनिंग का कोई क्राइटेरिया है? नो। स्किल ट्रेनिंग की कोई अटेंडेंस होती है? नो। स्किल ट्रेनिंग का जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है? भगवान जाने कब होता है, भगवान जाने, कोई स्पेसिफाइड डेट्स नहीं है। किसी बच्चे को पता ही नहीं होता है स्किल ट्रेनिंग कब, कहां, कैसे होने वाली। एक दिन अचानक से रैंडमली उसके मेल पे आया कि आपका स्किल ट्रेनिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड है। अब अगर वो मेल देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मेल नहीं देख पाया तो उसकी स्किल ट्रेनिंग छूट गई, बाद में रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। और रिकॉर्डेड बच्चे कैसे देख सकते हैं वो आपको और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो स्किल ट्रेनिंग जब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने की बात करते हैं, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का तो पर्पस ही मीट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट। लेट्स टॉक अबाउट हेल्प डेस्क। मैं एज अ स्टूडेंट सीएमए कोर्स में रजिस्टर करने चाहता हूं, और लेट अस एज्यूम कि ऐसे कोई यूट्यूब चैनल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते जो बच्चों की हेल्प कर सके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास जब थाउजेंड्स में क्राउड है तो आप हर बच्चे को एनी डेस्क ले लेके उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाओ। अगर किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान डाउट आता है तो वो किसको रीच आउट करे? हेल्प डेस्क के नंबर्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्विच ऑफ आते हैं, या फिर उनको कॉल करो तो बोलते हैं दिस इज द रॉन्ग नंबर। अगर कभी गलती से कॉल लग भी जाए किसी इंस्टीट्यूट के मेंबर को, तो उनके बात करने के तरीके ही इतने अच्छे होते हैं कि बच्चा अपना डाउट पूछ ही नहीं पाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि वो खुद अपने पर्सनल लाइफ में इतनी बिजी है, ऐसे लोगों का नंबर वेबसाइट्स में मेंशन है, जो या तो अपने जॉब में होते हैं कहीं और होते हैं, तो वो हेल्प डेस्क में हेल्प वाला जो रहता है वो तो रहता ही नहीं। दैट इज अ सिंपली अ डेस्क कि जहां पर हम कॉल करें और फिर कॉल को अपने कट कर लें, क्योंकि कोई पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा। तो हेल्प डेस्क के लिए कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, बच्चा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको नहीं पता। इसके बाद इंस्टीट्यूट 2 ऑप्शन देती है, ओरल एंड पोस्टल कोचिंग्स का। पोस्टल कोचिंग के अंदर इंस्टीट्यूट का ऐसा रूल है कि हम आपको पोस्टल टेस्ट पेपर्स देंगे, आपको उसे हमें सेंड करना पड़ेगा। सेंड कहां करना है नहीं पता। पोस्टल टेस्ट पेपर आजकल आ रहे हैं, क्या पता, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आती नहीं है। बच्चों को ये तक क्लियर नहीं है कि क्या मुझे पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट करना भी है या नहीं, ये भी नहीं क्लियर है। चैप्टर के पास जाओ, चैप्टर बोलती है हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इससे रिलेटेड, इंस्टीट्यूट की साइड से कोई मैसेज नहीं। पोस्टल टेस्ट पेपर आ नहीं रहे तो सबमिट कैसे करें, आ रहे हैं तो कहां सबमिट करें, अच्छा कब तक सबमिट करना है वो भी नहीं पता, अच्छा पोस्टल टेस्ट पेपर के पीछे का पर्पस क्या है वो भी नहीं पता। बच्चा घर में बैठ के देख के आंसर लिख रहा है, तो पोस्टल टेस्ट पेपर का पर्पस क्या है? फिर बात करते हैं ओरल कोचिंग की। ओरल कोचिंग में इंस्टीट्यूट का कहना है कि बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो चैप्टर में जाके ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये ऑफलाइन क्लासेस क्या आप इंश्योर कर रहे हैं कि हर चैप्टर में रेगुलरली हो रही है या नहीं हो रही है? तो उस लेवल की हो रही कि नहीं, कि जिस लेवल का प्रोफेशनल कोर्स अपन बोलते हैं सीएमए कोर्स को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो प्रोफेशनल लेवल होती है, जो प्रोफेशनलिज्म लेवल होती है, जहां पर हम लोग इसको बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज से भी कंपेयर करते हैं कि नहीं यार इसकी टक्कर का कोर्स है, उस सिचुएशन में क्या आप ये चीज इंश्योर कर रहे हैं कि हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट की, अगर आपका इंटरमीडिएट लेवल में 8 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस हो भी रही है कि नहीं हो रही है? क्या पता कोई बच्चा ओरल कोचिंग लिया इसलिए हो क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी के लिए हम मान के चलते कि पूरे गेम के अंदर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में मैं तो ये बोला कि मेरे पास तो एक ही ऑप्शन बचा, ओरल कोचिंग क्लासेस। तो वो प्रॉपर 8 सब्जेक्ट की चल रही कि नहीं, और वो हमारी प्रिपरेशन 9 महीने के अंदर बोथ ग्रुप के हिसाब से करवा भी रहे हैं या नहीं? और अगर आप बोलोगे कि नहीं आप तो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को 50,000 देते हो, हमको आप 23,000 देते हो, उसके अंदर हम आपका एग्जाम फॉर्म भी भर के दे रहे हैं, हम आपको बुक्स भी दे रहे हैं हमको, तो आपको हम बता दिए चाहते हैं कि 50,000 इज नॉट द अमाउंट फॉर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज कि ये जो है एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है, तो कोई एक्सप्लेनेशन आप ऐसी तो दे भी नहीं सकते हैं वैसे तो, बट आपकी कोचिंग्स ओरल के अंदर भी नहीं प्रॉपर हो रही है, ठीक है, ये सब बातें आपको पता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का एक और अच्छा आर्ग्यूमेंट रहता है कि जब भी आप कोई चीज हमें बोल रहे हो ना, तो आप हमें प्रूफ ला के दिखा दो, ठीक है, इस चीज के लिए प्रूफ ला के दिखा दो। तो देखो प्रूफ देने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जैसे आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि कैसे हम फंस जाते हैं, आगे कुआं हो जाता है पीछे खाई हो जाता है हम पे। इंस्टीट्यूट इज आस्किंग फॉर स्टूडेंट्स कि पिछले एग्जाम में आपका चीटिंग हुआ है, ओपनली चीटिंग हुआ है, आप इसका प्रूफ हमें ला के दो। अब आप सोच के देखो, एक स्टूडेंट जो एग्जाम देने गया था, उसका एग्जाम तो हो नहीं पाया टेक्निकल इश्यूज के कारण, बट डेफिनेटली उसने मोबाइल निकाला और देखा कि जिन बच्चों का एग्जाम हो पा रहा है वो अपफ्रंट चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं। अब अगर इंस्टीट्यूट ने कहा प्रूफ दिखाओ, तो वो बच्चा अगर मोबाइल लेके जाके इंस्टीट्यूट को प्रूफ दिखा भी देता है कि ये देखो मैंने अपने मोबाइल फोन में ये रिकॉर्ड किया है कि चीटिंग हो रही थी, ठीक है, ऑल्दो वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी थी, तो अब इंस्टीट्यूट का पहला मुद्दा ये होगा कि तुम मोबाइल फोन लेके एग्जाम हॉल के अंदर कैसे गए, फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप मोबाइल फोन लेके एग्जाम के अंदर गए, हम आपको सीएमए कोर्स से डिबार्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एज पर द रूल्स आपको एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल फोन आर नॉट अलाउड, तो अब बच्चा लेके ही नहीं जाएगा इंस्टीट्यूट के सामने, प्रूफ क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि वो प्रूफ लेके गया तो उसकी खुद की बैंड बच जाएगी, बच्चा खुद फंस जाएगा। तो वो खुद फंसेगा तो वो क्यों लेके जाएगा अपने अपना मोबाइल फोन, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? उससे अच्छा सोचेगा छोड़ यार 6 महीने बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे दूं, इससे तो बेटर ही ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो वो क्यों जाके समाज सेवा करेगा कि वो जाके बताए कि नहीं यार एग्जाम के अंदर मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं मन में पता है कि यस मिसमैनेजमेंट हो रहा है उनके साइड से। लेट्स टॉक अबाउट पेपर चेकिंग। पेपर चेकिंग कैसे हो रही है किसी को नहीं पता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एग्जाम के अंदर इस बार रूल था कि हम लोगों को स्कैन करके अपलोड करना है, बच्चे बोले कि हमारा स्कैन होके अपलोड हो ही नहीं पाया क्योंकि पूरे एग्जाम के अंदर 1 या 2 स्कैनर थे मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द एग्जाम सेंटर्स में, ठीक है, 1 या 2 स्कैनर्स थे और हम लोगों का प्रॉपरली स्कैन नहीं हो पाया। तो कई सारे बच्चों का जिनका स्कैन नहीं हो पाया था, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम सेंटर में अच्छे से भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, बट बहुत सारे एग्जाम सेंटर में अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं भी हुए हैं। तो जिन सेंटर्स में नहीं हो पाए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहां पर स्कैन एंड अपलोड का फीचर था, बच्चों का स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाया था। तो अब वो स्कैनिंग प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पाया था, तो उसके बाद क्या हुआ होगा? क्या बच्चों की आंसर शीट आपने मंगाई हार्ड कॉपी में चेक करने के लिए, और या फिर आपने बाद में उन स्कैनर्स को रात रात तक बैठा के स्कैन करवा के अपलोड कराया? पेपर चेकिंग कैसी हो रही है? क्यों? क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में एक चीज कॉमन नोटिस की गई, आपके पास भी मार्कशीट आप खुद भी देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को 55 मार्क्स मिल रहा था मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में। लाइक एक स्टूडेंट को 8 में से 3-4 सब्जेक्ट में 55 मार्क्स मिल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को इन कॉमन, बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ सारी सही है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को इन कॉमन 55 मिला बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। ये चीज समझ में नहीं आई कि क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि इतने सारे बच्चों को इतने सारे सब्जेक्ट में 55 मार्क्स मिल रहे हैं। ये चीज थोड़ी सी डाइजेस्ट हमको नहीं हुई थी। तो हमारा पेपर चेकिंग का प्रोसेस कैसे चल रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद पेपर चेकिंग के साथ एक चीज मैं अटैच करके बोलना चाहूंगा कि हमारा जो एग्जाम का वेटेज आप बुक के फ्रंट पेज में देते हैं, एग्जाम में चैप्टर वाइज ये आपके वेटेज होने वाले हैं, इस वेटेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं हर चैप्टर के। क्या वो वेटेज एग्जाम में फॉलो हो रहा है? क्योंकि हमें तो नहीं फील हो रहा है कि वो वेटेज के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर है बनाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम आप इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आप 20 मार्क्स का एमसीक्यू देने वाले हो या 40 मार्क्स का एमसीक्यू देने वाले हो, और 60 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, या 1 मार्कर कितने के होंगे। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न आपका हमेशा चेंज हो रहा है। ऑफलाइन एग्जाम में आप लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो अभी आप खुद भी श्योर नहीं हो, और फिर आप जब श्योर ही हो जाओगे तो हमारा पेपर पैटर्न क्या होने वाला है उस चीज के लिए हमको श्योरिटी चाहिए।
उस चीज को लेके भी हमको श्योरिटी चाहिए, व्हाट इज गोइंग टू बी माय पेपर पैटर्न, अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द सेम। अगर मेरे को दिख रहा है कि 40 मार्क्स का मेरा एमसीक्यू अपफ्रंट आने वाला एग्जाम के अंदर, तो देन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एमसीक्यू when I am doing the question from the module or from any other resources, है ना, my mind is going to be clear कि from this context, from this theory part, from this paragraph, from this question, maybe a full-fledged question of 6 marks is going to be asked or maybe a 1 marker can be asked। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलूंगा कि अगर ये क्वेश्चन या फिर ये जो टॉपिक है ये 1 मार्क्स में आया तो कैसे आएगा, और अगर 6-10 मार्क्स में आ रहा है तो कैसे आ रहा है। तो पेपर पैटर्न भी हमको चाहिए क्लैरिफाइड। इसके बाद रिलायबिलिटी ऑन अ पर्सन और नोटिफिकेशन, आप हमें आज प्लीज क्लियर कट बता दीजिएगा, ठीक है, जब भी आप इन चीजों का रिप्लाई अगर दे पाएंगे तो, ठीक है, कि हम आपके वेबसाइट्स में जो नोटिफिकेशन आती है उनके ऊपर रिलाय करें, या फिर आपके साइड से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आके किसी भी एन नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लाइक लिटरली कभी ट्विटर में, कभी यूट्यूब में, कभी कहीं और, कभी जूम में, कहीं पर भी आप हमको इस चीज के रिगार्डिंग रिलायबिलिटी दीजिए कि क्या हम किसी भी आपके रिप्रेजेंटेटिव जो आपके बिहाफ में आके बोल रहे हैं कि मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, दैट इज आई एक्सपेक्ट कि यूट्यूब और ट्विटर जो है उसको गवर्नमेंट के साइड से कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली है कि यहाँ पर जो आप चीजें बोलोगे वो ऑफिशियली कंफर्म्ड है, ऐसा तो नहीं मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो आप हमें ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए एक नोटिफिकेशन निकाल के कि हाँ हमारे साइड से कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ठीक है, और वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं, कल को वो इंस्टाग्राम में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो बच्चों आप सारे सोशल मीडिया अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए, आप ट्विटर भी इंस्टॉल कीजिए क्योंकि कभी वो ट्विटर में आ सकते हैं उनका मन, आप यूट्यूब इंस्टॉल कीजिए क्योंकि कभी वो यूट्यूब में भी आ सकते हैं, क्या पता कल को वो इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम में आ जाए तो आप इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये सब ऐप्स आप इंस्टॉल रखिए सारे सोशल मीडिया, क्योंकि वो कभी भी कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया में लाइव आके कोई भी नोटिफिकेशन देके जा सकते हैं। या फिर आप सिंपली कोई भी ऐसी चीजों पे विश्वास ही ना करें और जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है सिर्फ उस पर रिलाय करना है। ये चीज पे मुझे भी डाउट कि मैं किस चीज पे रिलाय करूं। एप्लीकेशन ऑफ आवर कोर्सेज, हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्सेज, जिसमें एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर मेजरली फोकस करता है और कॉस्ट रिडक्शन की चीजों के बारे में हम बातें करते हैं और यही सब चीजें सीखते हैं अपने कोर्स के अंदर। मुझे ये बताइए कि जब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअल में एक तरीके से ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम का हाइब्रिड मिक्सचर बना के हम अपने ऑनलाइन वाले वेंडर को भी पेमेंट कर रहे हैं, हम ऑफलाइन एग्जाम भी करवा रहे हैं क्योंकि बच्चे जाके लिख ही रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम का मुद्दा क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम का पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ताकि रिजल्ट जल्दी आए, रिजल्ट तो लेट आ रहे हैं, रिजल्ट तो लेट आ रहे हैं, ताकि चीजें फ्लूइड चले, बच्चा जाए कंप्यूटर में बैठे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दे और आ जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप 100 मार्क्स का एमसीक्यू लोगे तो आपके कोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी? अगर आप ऐसा सोचते तो गलत है। 100 मार्क्स के एमसीक्यू ज्यादा जानलेवा हो सकते हैं, ज्यादा टफ हो सकते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव पेपर। रीजन, डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूरा स्कोप होता है स्टेप मार्किंग का और स्टेप मार्किंग बच्चे को मिलती है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में देयर इज नो स्टेप मार्किंग। अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेगा, आपके मार्क्स क्रेडिट होंगे, और अगर आपका मार्क्स गलत हुआ तो आपके मार्क्स डेबिट होंगे, आपका मार्क्स कटेगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो कि 100 मार्क्स में हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न में, दैट इज गोइंग टू बी मोर टफ देन अ डिस्क्रिप्टिव पेपर जहां पर हमको पेन पेपर से लिखना होता है। तो अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम लेना ही था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ऑनलाइन एग्जाम से, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं ऑनलाइन एग्जाम से, आपके ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न से प्रॉब्लम है हमें। ऑनलाइन एग्जाम 100 मार्क्स का अपफ्रंट एमसीक्यू बेस्ड आप 3 घंटे का लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा हमारे कोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी ग्लोबल। अगर 100 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है दैट इज गोइंग टू बी ग्लोबल। एट द सेम टाइम चलिए 100 मार्क्स का मत लीजिए, आप ले लीजिए 80 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड पेपर, 20 मार्क्स का ऐसे टाइप के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जहां बच्चा एक आंसर को पूरा टाइप करेगा, तो उससे उसकी प्रोफेशनल, बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स उस बच्चे को टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसको टाइपिंग नहीं भी आती है तो भी वो एक आंसर टाइप कर सकता है जो आप केस बेस्ड पूछ सकते हैं उससे। केस बेस्ड क्वेश्चन तो एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, बट एक प्रॉपर केस स्टडी भी जो है अच्छा क्वेश्चन बन के आती है ऐसे टाइप में, तो आप 80 मार्क्स का एमसीक्यू, 20 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न से प्रॉब्लम है हमें, आपके एग्जाम कंडक्ट कराने के तरीके से प्रॉब्लम है हमें, आपके मिसमैनेजमेंट से प्रॉब्लम है हमें, आपके वेंडर से प्रॉब्लम है हमें, जो खुद भी सफिशिएंट नहीं है कि वो इतना लार्ज स्केल में ऑनलाइन एग्जाम करवा सके। तो हमारे कोर्स का एप्लीकेशन कहां, मैं तो देख रहा हूं कि हर जगह इनएफिशिएंसी है।
हर जगह कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम एक हाइब्रिड मोड लाए जहां हम ऑनलाइन वेंडर को भी पैसा दे रहे हैं, हम ऑफलाइन वाले सेंटर्स को भी पैसा दे रहे हैं, और उल्टा खर्चा बढ़ गया क्योंकि हमको स्कैनर्स भी हायर करने पड़े। तो पहले तो सिर्फ इन्विजिलेटर्स होते थे जो सिर्फ घूम घूम के पेपर देखेंगे, बच्चों को सप्लीमेंट्री देंगे। अब तो लोग स्कैन एंड अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा पैसा लेंगे, ऐसा मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट जजमेंट। फिर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ। तो मैं अब स्टूडेंट्स ओरिएंटेड थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखोगे, जो आई थिंक मोस्ट कुछ प्रॉब्लम्स सारे बच्चे फेस कर रहे होंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स इनमें से कुछ 4-5 प्रॉब्लम कुछ बच्चे फेस कर रहे होंगे, कुछ सारे के सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मेरे पॉइंट से एग्री भी करेंगे, कुछ डिसएग्री भी करेंगे एट द सेम टाइम। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब इंस्टीट्यूट के साइड से? मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपफ्रंट। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं एक वीडियो बनाया और उस वीडियो से 1-2 दिन के अंदर हम लोगों को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो दिस विल गोइंग टू हैपन। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी देखा ऐसा, 2-3 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि बहुत टाइम इंस्टीट्यूट के डिसीजन जो है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहे, और उस या फिर उस सिचुएशन को फेवरेबल नहीं रहे। भले बोलते हैं ना कि हमारा इंटेंशन अच्छा होगा, इंस्टीट्यूट का इंटेंशन डेफिनेटली अच्छा होगा, बट जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो गलत। जैसे मैं जीएसटी एक्ट के बारे में बात करूं, तो जीएसटी का इंटेंशन अच्छा था, बट इम्प्लीमेंटेशन खराब होने के कारण सारी चीजें मेस्ड अप हो गई। डीमोनेटाइजेशन का इंटेंशन अच्छा था, ब्लैक मनी एब्जॉर्ब करना, बट इम्प्लीमेंटेशन खराब होने के कारण लेने के देने ही पड़ गए। तो वही बात होती है कि हमारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, इम्प्लीमेंटेशन खराब होने के कारण चीजें इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। तो वही चीज अभी इंस्टीट्यूट लेवल पे मेरे को होते हुए दिख रही है कि मिस मैनेजमेंट एट पार। और यहाँ पर चीजें प्लानिंग तो की जा रही है बच्चों के अच्छे के लिए, बच्चों के फ्यूचर ब्राइट के लिए, हमारे कोर्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए, बट उसका इंप्लीमेंटेशन खराब होने के कारण ये सारे मेजर प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं। एट द सेम टाइम बच्चों को मैं एक बेसिक सा डायलॉग बोल सकता हूँ कि तुम लोग ये सब चीजों में ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो कि मैं उन लोगों को बोल भी रहा हूँ चैट्स पे कि यार तुम लोग ये सब चीजों फोकस मत करो, ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तुम लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। बट मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि सेम चीज जब मेरे साथ हो रही होती तो मुझे कैसा लगता। ठीक है, सेम चीज मेरे साथ हो रही होती, मैं भी अपने पढ़ाई पे 100% फोकस तो नहीं कर पाता, क्योंकि एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछता क्या मैं सही जगह टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ इवन दिस क्वेश्चन कि क्या मैं सही जगह टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कोई आउटकम निकलेगा श्योर शॉट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करने को मिलती बीइंग अ स्टूडेंट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं इंस्टीट्यूट से पूछना चाहता हूँ कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये सारी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है और आप इसको सॉल्व करेंगे? क्योंकि पिछले 3 साल से मैं अपने आप को और सारे स्टूडेंट को सिर्फ यही बोल के वो रखा हुआ, सांत्वना दे रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। तो मेरे पास इसका 2 सॉल्यूशन निकल के आता है। पहला सॉल्यूशन स्टूडेंट्स लेवल पे कि स्टूडेंट्स इन सब चीजों पे फोकस ना करें और वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। एज यूजुअल तुम लोगों को पता था, यही स्टेटमेंट बोलूंगा मैं लास्ट में, मैं यही बोलूंगा क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। मैं अगर होता तो मैं तो करता ना यार प्रॉब्लम्स को सॉल्व, बट मेरे हाथ में चीजें नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एट द सेम टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर वो टीचर से जो कि सीएमए कोर्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हर वो पर्सन से जो किसी भी जगह पे अच्छा सब्सक्राइबर बेस फॉलो करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, और वो अपने इस सब्सक्राइबर बेस से, इस फॉलोवर बेस से इंस्टीट्यूट तक पहुंच सकते हैं और स्टूडेंट्स की आवाज उन तक पहुंचा सकते हैं विद अ सो हम्बल मैनर। तो वो प्लीज पहुंचाएं और उनको बोले कि ये सब जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और इसको आप एड्रेस करिए। इसमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो इंस्टीट्यूट एक चुटकी में सॉल्व कर सकती है। जैसे कि एग्जाम मोड वो ऑफलाइन अगर लेने वाले हैं, उनका इंटेंशन सब क्लियर हो गया कि चलो ठीक है अब ऑफलाइन में आ जाते हैं, तो एक नोटिफिकेशन इसके लिए ऑफिशियल निकाल दे, रिजल्ट की ऑफिशियल डेट बता दे, एग्जाम की ऑफिशियल डेट्स बता दे, जो कि अब दिसंबर में होना मुझे तो पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि सितंबर इज नॉट गोइंग टू एंड। अक्टूबर नवंबर 2 महीने में कोई बच्चा जो फेल हो जाए अगर जून में, तो कहां से प्रिपेयर करेगा? जो बच्चा फर्स्ट ग्रुप के लिए बैठा हुआ था, सेकंड ग्रुप प्रिपरेशन कर रहा था, कहां से अपने आपको मेंटली अभी तक स्टेबल कर पाया होगा कि मेरे एग्जाम है दिसंबर में? या बोथ ग्रुप देने वालों का तो अभी क्या हाल होगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, स्टडी मटेरियल को लेके आप एक्शंस लीजिए। स्टडी मटेरियल के लिए आप अपना पूरा बोर्ड ऑफ स्टडीज बैठाइए, जहां पर उन लोग स्टडी मटेरियल को प्रॉपरली चेक करें, अपडेट करें क्वेश्चंस पर, जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल्ड चीजें वहां पर डाली जाए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम से कम डिटेल्ड आप अपना डिस्क्रिप्शन तो बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी चीज के ऊपर, और जो चीजें गलत है उसको करेक्ट कर दीजिए स्टडी मटेरियल के अंदर। स्किल ट्रेनिंग को लेकर प्रॉपर शेड्यूल हमें चाहिए बस। ठीक है, ये सब चीजें आप सिंपल नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प डेस्क को लेके आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, एक भाई सिर्फ 10
पर्सन आपको बैठाने हैं, वो 10 पर्सन सिर्फ बच्चों को हेल्प करने का काम करेंगे, हेल्प डेस्क, सिर्फ वो 10 बच्चों का एड्रेस करने का काम करेंगे। वो 10 पर्सन सिर्फ बच्चों का एड्रेस करने का काम करेंगे, उनको कोई भी लेवल पे प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो उनका स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है, हार्ड कॉपी अभी तक के नहीं पहुंचा है बच्चों का, एक महीना होने जा रहा है रजिस्ट्रेशन के, अभी तक उनकी हार्ड कॉपी उनके घर तक नहीं पहुंची है, दे आर नॉट एबल टू ट्रैक, ठीक है, तो वो सब प्रॉब्लम्स को, पेपर चेकिंग को लेकर प्रॉपर स्ट्रक्चर हमको बनाने, हम आपके नोटिफिकेशंस पे रिलाई करेंगे, आप नोटिफिकेशंस ऑन टाइम निकालिए, ठीक है। और डेफिनेटली जब तक कि हम ऑनलाइन एग्जाम के अपने सपने को, जो कि बहुत अच्छा बहुत प्यारा सपना है और हम पूरे दिल से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, अगर वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो, तब तक कि आप ऑफलाइन एग्जाम्स की तरफ ही अपना इंटरेस्ट दिखाएं और ऑफलाइन एग्जाम ही कंडक्ट करें बच्चों के। बस इतनी सी रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ और उन सारी फैकल्टीज और टीचर्स के साथ में जो कि किसी भी तरीके से सीएमए कोर्स से कनेक्टेड है, प्लीज इस चीज को लेकर आवाज उठाएं, क्योंकि ये बच्चों की अभी जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हम इंस्टीट्यूट तक अपना मैसेज पहुंचा पाए और इंस्टीट्यूट हमारी बात सुन पाए तो बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही बोलना था बच्चों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को लगता है कि यस दीज आर द जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो कि अभी सीएमए स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।